X लगाओ। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, H हटा के हमें Br जोड़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि Br कहाँ जोड़ेगा, तो इसमें भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने NaOH के साथ में कराई। जब भी एक एसिड एक नंबर 9, इसमें मैंने बोला है कि आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिस्ट 1 में कंपाउंड्स गिवन है, करना कुछ था ही नहीं। जैसे ही रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोलता है या फिर सिर्फ ओजोनोलाइसिस भी बोलता है, तो भी आपको आंसर किसके रेस्पेक्ट। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर होगी। इसी पढ़ाई को आखिरी अंजाम देने के लिए एलन लेके आया है एक T20 सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग एक चैप्टर से रिलेटेड बेस्ट T20 क्वेश्चन या फिर मैं बोलूँ बेस्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और इस बार मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो चैप्टर, उसका नाम है हाइड्रोकार्बन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा, आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और पहले अपने आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इसका सल्यूशन देखेंगे। तो इसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो वुड्स रिएक्शन पे बेस्ड है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद में एक बार पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि वुड्स रिएक्शन किसके काम में आती है। तो हमें एक बात, हम लोगों ने बहुत बार ये वाली बात को डिस्कस किया है क्लासेस के अंदर कि वुड्स रिएक्शन जो है वो सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के काम में आती है। अब देखना यह है कि ऑप्शंस हमें कैसे दिए गए हैं। पहला है आइसोब्यूटेन, दूसरा है नियोपेंटेन, तीसरा है ब्यूटेन और चौथा है मीथेन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें इनके स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर बनाए हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो चलिए इनके स्ट्रक्चर से देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं तो पहला स्ट्रक्चर हमें दिया है आइसोब्यूटेन का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आप इस कंपाउंड को ऐसे दो इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं क्या, जो कि दोनों एक जैसे हों? नहीं। चलिए कोशिश कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको यहाँ से काटते हैं तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट जो है वो आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है। तो क्या मैं ये बोल पाऊंगा कि क्या मेरा आंसर ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी आप देख पाएंगे कि मैं किसी भी बॉन्ड को काटूं, अगर मैं इसको काटता हूं चाहे मैं इसको काटता हूं, अगर मैं किसी भी बॉन्ड को काटूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो इक्वल सिमेट्रिकल कंपाउंड्स नहीं दिख रहे। बट गौर करिएगा इस बात पर कि जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो इधर वाला जो पार्ट मुझे दिख रहा है और इधर वाला पार्ट जो मुझे दिख रहा है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक अल्काइल हैलाइड हम लोग यहाँ पर लेते CH3 CH2 और X, और इसकी रिएक्शन अगर हम लोग सोडियम और ड्राई ईथर से करवा देते तो क्या आपको लगता है कि यही कंपाउंड मिलना चाहिए था? बिल्कुल। तो क्या आप लोग सजेस्ट कर पाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल, आंसर नंबर 3। तो यहां पर हमने वैसे देखा कि वुड्स रिएक्शन इज बेस्ट मेथड टू फॉर्म सिमेट्रिकल अल्केन्स, और इससे हमारा आंसर कौन सा गया? आंसर नंबर 3। चलिए, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाए थे? बहुत ही बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। अगली बार फिर एक क्वेश्चन आएगा, फिर पॉज करिएगा, फिर आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो ये है। अब यहाँ पर मैंने सीक्वेंस डाल दिया है, A और B निकालना है हमें। चलिए तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर किसी अल्केन के ऊपर आप ब्रोमिनेशन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ HNu, अब ये बात ध्यान होनी चाहिए कि HNu कब और किसके लिए इस्तेमाल होता है। हम HNu का इस्तेमाल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए करते हैं, और ये भी हमें पता है कि जब भी अल्केन आता है तो हम इसको या तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं या फिर HNu की प्रेजेंस में करवाते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये एक ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? ब्रोमिनेशन। और एलन कोटा में चिल्ला चिल्ला के क्लासरूम में हम लोगों ने ये वाली बात डिस्कस करी है कि जब भी अल्केन की रिएक्शन हेलोजिनेशन आ जाए, ब्रोमिनेशन आ जाए, क्लोरीनेशन आ जाए, तो हम ये बार बार बोलते आए हैं H हटाओ X लगाओ, H हटाओ X लगाओ। तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, H हटा के हमें Br जोड़ना है।
इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि Br कहाँ जुड़ेगा, तो इसमें भी हम लोग दो कंसेप्ट यहाँ पर बात करते हैं, एक होता है क्लोरीनेशन और एक होता है ब्रोमिनेशन। याद है एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्लोरीनेशन इज मोर रिएक्टिव एंड ब्रोमिनेशन इज मोर सेलेक्टिव। तो ब्रोमीन वहां जाके लगना पसंद करता है जहां पर सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप यहां बता पाएंगे कि फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कहां बनना चाहिए, बाहर वाले 1 डिग्री कार्बन पर या बीच वाले 2 डिग्री कार्बन पर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वाला आंसर निकाल पाए होंगे। तो मैंने बोला कि Br जो है वो जाके लग जाएगा हमारा बीच वाले कार्बन पर। चलिए इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पहला स्टेप तो हमने देखा कि ये जो ब्रोमिनेशन है वो कहां पे लगा, हमारा ब्रोमीन कहां पे लगा, सेकंड वाले कार्बन पर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये पता भी होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है और किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस रिएक्शन का नाम जो है वो हेलोजिनेशन है? बिल्कुल। और इसका मैकेनिज्म जो फॉलो हो रहा है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या यहां तक मेरी सारी बातें क्लियर है? अब जो बात आती है कि यहां पर मेरे को मिल चुका है RBr। क्या मिल गया मुझे यहां पर? RBr। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में ये वाली बात डिस्कस करी थी कि अगर हमें सोडियम और ड्राईथर दे दे, किसके साथ में? अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो हमें कौन सी रिएक्शन करवानी है? वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करवानी है हमें? वुड्स रिएक्शन। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, आप Br को हटा दीजिए, यहां पर एक फ्री रेडिकल बना दीजिए और एक फ्री रेडिकल को इसी के जैसे दूसरे फ्री रेडिकल से ज्वाइन कर दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं तो इसको आप कैसे लिखेंगे यहां पर? क्या मैं बोल सकता हूं कि ये CH3 हो गया और यहां पर एक फ्री रेडिकल है, दूसरा फ्री रेडिकल बिल्कुल इसके अपोजिट तरीके से लिख देते हैं, बिल्कुल ये लिख दिया और ये रहा फ्री रेडिकल। और एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगी कि फ्री रेडिकल जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी शो करता है। तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया और क्या जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। बिल्कुल। इसका नाम लिख के बताइए कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने पीसीसी का सिलेक्शन किया, बिल्कुल कर लिया, तो पीसीसी का सिलेक्शन आपने कुछ इस प्रकार से किया होगा। उसके बाद जब आप नंबरिंग पे जाएंगे तो नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करें चाहे राइट से करें, बात क्या होगी? सेम। तो 1 2 3 4, 2 और 3 पर आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो आप इसका नाम किस प्रकार लिखेंगे? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या यहां तक मेरी बात सबको क्लियर है क्या? तो हमने क्या किया, पहले हमने अल्केन के ऊपर ब्रोमिनेशन करवा दिया और फिर ब्रोमिनेशन के बाद हमने उस पर वुड्स रिएक्शन करवा दी। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप सबका आंसर सही आया होगा? तो पहले आपने जो आंसर लगाया था, क्या वो आंसर नंबर 3 देख रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो हमने बोला कि अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाता है तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को निकाल लेंगे और फिर जाके लास्ट में जो हमारा ऑप्शन बचेगा उसको हम चेक करेंगे कि ये हमारे किस आंसर से मैच कर रहा है। चलिए तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार का। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा सवाल को, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन जो आंसर के हैं उसमें भी मल्टीपल करेक्ट है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुझे पता है कि आप सभी को इन रिएजेंट्स के बारे में सारी नॉलेज है। इन रिएजेंट्स को देखते हुए आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? Which of the following reaction produces the same product? कहने का तात्पर्य यह है इनमें से किस किस रिएक्शन से सेम प्रोडक्ट बनेगा। चलिए तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपको बोलूं पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में हमें दिया गया था, यहां पर लिखा हुआ था C3H8। और क्या मैं ये मान सकता हूं कि C3H8 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ प्रोपेन बनेगा? बिल्कुल। तो इस प्रोपेन पे हमने फिर से क्या करा दिया, ब्रोमिनेशन। अभी देख के आए हो आप कि ब्रोमिनेशन कराने पर यहां पर कहां Br जुड़ना चाहिए, तो Br जुड़ गया हमारा बीच वाले कार्बन पर। इसके बाद में सोडियम और ड्राईथर से रिएक्शन कराई और अभी अभी देख के आए थे हम, ये मैंने यहाँ पर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में बना के रखा है, आप लोग इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई सोडियम और ड्राईथर से, मुझे जो स्ट्रक्चर मिला वो ये स्ट्रक्चर था। यहाँ पे आंसर क्या मिला मुझे? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। करेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की आपसे बात करूं
तो अगले एग्जाम्पल में हमें जो दिया गया है वो दिया गया है एक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आपने NaOH के साथ में कराई। जब भी एक एसिड एक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलेगा यहाँ पर एक सॉल्ट जिसमें COO- रहेगा और Na पे प्लस रहेगा। सही है क्या? और यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस। चाहे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हो, चाहे यहाँ पर कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हो, कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हो, या फिर यहां पर लिखा हो KEL, क्या लिखा हो? KEL। तीनों ही केस में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस से बनता क्या है। तो हमने बहुत बार ये वाली ट्रिक सॉल्व करी है कि यहाँ से CO को हटा दीजिए, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बना दीजिए और इसी के जैसे एक और फ्री रेडिकल के साथ में इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो मैंने बोला कि ये स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर दिखा, इसी के जैसा दूसरा स्ट्रक्चर लिया, दोनों को कंबाइन किया और फिर से मुझे जो स्ट्रक्चर मिला, क्या उसका नाम फिर से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन ही होगा? मैं यहाँ पर आपको रिएजेंट्स याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि रिएजेंट्स को किस तरीके से यूज करना है। तो जब भी कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस आएगा तो आपको करना क्या है? ये वाला पार्ट पूरा उड़ा दीजिएगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बना दीजिएगा। जो फ्री रेडिकल आपने बनाया है वैसा का वैसा सेम कंपाउंड इसके अपोजिट साइड पर लिखकर उसको बीच से ज्वाइन कर देंगे। क्या मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट और सेकंड आंसर अभी दोनों सेम आए हैं? बिल्कुल सेम आए हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और अगले एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है वो एक कंपाउंड दिया गया है और साथ में दिया गया है Mg और ड्राई ईथर। अब यहां पर आप ये देखेंगे तो ये भी एक तरीके का RX ही है। क्या है ये? एक तरीके का RX। और अगर ये RX है, इसकी रिएक्शन Mg और ड्राई ईथर से करोगे तो ये बनाता है हमारे लिए ग्रिग्नार्ड। क्या बनाता है ये? ग्रिग्नार्ड बनाता है। और ग्रिग्नार्ड जो है वो R- का सोर्स है। किसका सोर्स है वो? R- का। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये बन गया मेरा R- का सोर्स। और यहां पे जब आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है CH3Br। दोनों में En का डिफरेंस होने की वजह से इस पे आएगा डेल्टा प्लस और इस पे आएगा डेल्टा माइनस। ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बना है ये जाके अटैक करेगा CH3 पे और Br को जो है वो लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा। क्या मैं मान सकता हूँ कि आप ये स्ट्रक्चर बना पाए? तो बहुत ही बढ़िया। ये MgBr यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा क्या? CH3। अरे ये थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल क्या आ चुका है? सेम आ चुका है। तो क्या आप ये थर्ड रिएक्शन समझ पाए? इसमें हमने क्या किया? पहले लिया हमने अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हमने कराई Mg और ड्राई ईथर के साथ में। इसके साथ में जैसे ही हमने रिएक्शन कराई हमारे पास बन गया ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि ये है R- का सोर्स। किसका सोर्स है? R- का। और ये R- जो है जाके अगले कार्बन पे अटैक करेगा और अटैक करते ही यहां से Br को जो है वो बाहर निकाल देगा। इससे हमें जो प्रोडक्ट मिला वापस से सेम प्रोडक्ट मिला है, वो क्या नाम है इसका? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या बात समझ पा रहे हैं? चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और अगले एग्जाम्पल में जो हमें रिएजेंट गिवन है वो है रेड फॉस्फोरस HI। क्या है? रेड फॉस्फोरस HI। बहुत बार चिल्ला चिल्ला के क्लास के अंदर ये वाली बात हमने बोली है कि जब भी रेड फॉस्फोरस HI आएगा तो हमें क्या करना है? जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा। क्या बोला था हमने? बार बार बोलते हैं हम ये क्लास के अंदर कि रेड फॉस्फोरस HI के साथ में जो भी टकराएगा वो अल्केन बन जाएगा। तो टकराइए, ये COOH जब टकराएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन में। ठीक है साहब, ये लीजिए यहाँ पे बन चुका है अल्केन। और ये वाला COH जो है ये फिर से टकराएगा तो यहाँ पर भी क्या बना देगा? CH3। क्या बात क्लियर हुई क्या? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो ध्यान रखेंगे जब भी कोई रेड फॉस्फोरस HI से टकराएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से देखिए ध्यान से, तो ऑप्शन क्या दिख रहा है? बोलिए। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अगर मैं वापस पीछे जाता हूं तो मुझे पता लगा कि फोर्थ ऑप्शन में भी सेम स्ट्रक्चर है, थर्ड में भी सेम है। पीछे आया मैं तो सेकंड में भी सेम बन रहा है, फर्स्ट में भी सेम बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? क्या बोलोगे आंसर क्या आएगा इसका? सेकंड वाला। क्यों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ऑप्शन में जो हमें दिख रहा है वो सब में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई यहां पर? चलिए
इसी के हिसाब से हमने जब बात करी थी तो हमारा आंसर नंबर क्या आ चुका है, सेकंड। श्योर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो स्टेटमेंट वाला है। अब स्टेटमेंट किस तरीके से कि मैंने आपको 4 अलग अलग रिएक्शन स्टेटमेंट में लिख के दे दी है। इन रिएक्शंस को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, पॉज करिए, एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर निकाल चुके होंगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। Which of the following will liberate ethane as one of the product? चलिए, पहला है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम इथेनोएट। पहली बात ये पता होना चाहिए कि सोडियम इथेनोएट क्या होगा, तो उसके लिए मैंने आपके लिए पहले से स्ट्रक्चर बना के रखे हैं। ये है हमारा सोडियम इथेनोएट, इसकी रिएक्शन हमने NaOH प्लस CaO के साथ में करी। बहुत बार डीकार्बोक्सिलेशन में हम लोगों ने क्लासरूम में ये बातें करी है कि कुछ नहीं करना CO2 उड़ा दो, कुछ नहीं करना CO2 उड़ा दो, और जो हमें RC डबल बॉन्ड ONA मिलता है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, RH में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, RH में। बहुत बार ये वाली रिएक्शन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर रखी है। तो ये रहा मेरा R मतलब CH3 और इसी के साथ में एक H जोड़ दिया तो बन गया CH4। क्या CH4 बनाना था? नहीं, हमें क्या बनाना था, CH3। कहने का तात्पर्य इथेन बनाना था। तो पहला ऑप्शन तो हमारा काम का नहीं है। चलिए अगला बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस बारे में चर्चा करी है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ आए या कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा हुआ आए तो हमें क्या करना है, यहां से बॉन्ड को तोड़ देना है। यहां पे बनेगा एक फ्री रेडिकल, इसी को इसी के जैसे एक और फ्री रेडिकल से कंबाइन कर दीजिए। तो अगर H एक फ्री रेडिकल दूसरे H फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, क्या लगता है H टूट जाएगी? लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी H2 लिबरेट कर रहा है और हमें क्या लिबरेट करवाना था, इथेन लिबरेट करवाना था। तो ये आंसर भी हमारा नहीं चलेगा। अगला बात करते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड गिवन है और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये ग्रिग्नार्ड है। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड। ये है RMgX और RMgX के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ये होता है R- का सोर्स। किसका सोर्स होता है? R- का। तो ध्यान से देखेंगे R- यहां से ये एक बेस की तरह। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि R- जो है ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी कर सकता है और एज अ बेस भी कर सकता है। तो अगर बाजू वाले के पास में कोई एसिडिक H अवेलेबल होगा तो ग्रिग्नार्ड जो है वो किसकी तरह बिहेव कर जाएगा, एज अ बेस। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये तो नाम से ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, मैं एसिड हूं। मैं क्या हूं? एसिड हूं। और एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है H+ को लिबरेट करना। तो इसने दिया H+, इसने दिया C2H5O-। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या मुझे CH3CH3 मिल रहा है क्या? और CH3CH3 मिल जाएगा तो ये क्या हो चुका है, इथेन हो चुका है। क्या मुझे आंसर मिल चुका है? लेकिन लास्ट ऑप्शन देखना जरूरी है। चलिए अगर मैं बात करता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड गिवन है LiAlH4। क्या बनना चाहिए? सोच के देखिएगा एक बार। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ में हम लोगों ने बहुत बार ये वाली चीजें डिस्कस करी है कि अगर कोई ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट कर देगा ये इसको? अल्कोहल में। ठीक है, अगर कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो उसको ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? अमाइंस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा ये? अमाइंस के अंदर। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यहां पे मुझे दिख रहा है क्या? ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। और ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। रिएक्शन तो बिल्कुल करेक्ट लिखी है, लेकिन क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें हमने पूछा क्या था? हमने पूछा था इथेन। तो क्या ये हमारा आंसर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बोल रहा है मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन इन अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
दो बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात तो ये कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, और दूसरा इसमें हमें किस टेक्निक को यूज़ करना है। तो पहली बात तो ये, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने बहुत बार ये वाली बात करी है कि H को हटाना होता है और यहाँ पर कुछ चीज़ आके जुड़ेगी, लेकिन हटने के बाद में यहाँ पर बनने क्या वाला है वो हमें पता है कि फ्री रेडिकल, क्योंकि बात ही फ्री रेडिकल की चल रही है। तो हमने बोला, मैंने यहाँ पर अलग अलग H हटा के आपके लिए फ्री रेडिकल्स पहले से बना के रखे हैं। अब आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसके फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लीजिए, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो पहले में बात करते हैं। तो ये फ्री रेडिकल क्या इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हो जाएगा रेजोनेंस। अब इसके साथ में एक और चीज़ इसको दिखाई दे रही है, वो क्या है कि इसके 3 यहाँ पर अल्फा H है और 2 अल्फा H यहाँ पर है। तो टोटल रेजोनेंस के साथ में इसके कितने अल्फा H हमें देखने को मिल रहे हैं? 5। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से, तो ये तो आ चुका है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर फ्री रेडिकल आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या है? सबसे कम है। इन सब में तो सबसे कम है, तो ये तो हमारा आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगला बात करते हैं, यहाँ पर भी देखिए, तो ये भी जो फ्री रेडिकल है ये रेजोनेंस में जा रहा है। तो रेजोनेंस तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बात आती है कि इसके कितने अल्फा H हैं। तो अल्फा H बाजू में देख लेते हैं कितने हैं। यहाँ पर इस कार्बन पे देखे जाएं तो 2 अल्फा H हैं। तो रेजोनेंस के साथ में 2 अल्फा H भी हमें दिख रहे हैं। अगला बात करते हैं, तो ये वाले में कोई रेजोनेंस दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या है? 4 अल्फा H। सिर्फ और सिर्फ क्या है? 4 अल्फा H। आप देखकर बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा बन रहा है। देख के ही समझ में आ रहा है, रेजोनेंस भी है और साथ में 5 अल्फा H है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो है स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल दिखा रहा है? और अगर ये सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है तो ध्यान से देख के बताइए आंसर क्या आने वाला है? आंसर नंबर 3। चलिए, और यहाँ पर भी देखेंगे तो हमें आंसर नंबर 3 पहले से लिखा हुआ था। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस पूरे रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन के। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। कहने का तात्पर्य यह है, हमें इस क्वेश्चन में अलग अलग जगह पर क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना है और देखना है कि कितने अलग अलग तरीके से ये बन सकता है। तो हमने बोला कि पहला यहाँ पर हो सकता है एक, दूसरा यहाँ पर हो सकता है, दूसरा यहाँ पर हो सकता है। मैंने दोनों जगह पे 2-2 लिखा है, ऐसा क्यों? चाहे आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, सेम डिस्टेंस पर अगर सेम चीज़ मिलती है तो हम बोलते हैं वो दोनों पोजीशंस कैसी है? सेम है। अगला, इधर बोलो 3 बोलो, इधर बोलो 3, सेम है। यहाँ पे हो गया 4th। चलिए, अगला बात करते हैं। मैंने यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से 4 बॉन्ड बने हुए हैं। लेकिन गौर करिएगा, यहाँ पे मैं 4 नंबर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ये हो गया 5वां। यहाँ पे बात करें तो ये 6, ये भी 6, ये 7, ये भी 7 और ये हो गया 8। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पोजीशंस जहाँ पे मैं क्लोरीन लगाऊं तो मुझे एक नया कंपाउंड देखने को मिलेगा, वो है 8। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? 8। और इसी चीज़ को मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां और 8वां। क्या बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे? यस। चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक वापस से सीरीज वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें रिएजेंट्स का पता होना चाहिए, और अगर हमें रिएजेंट्स का पता है तो फिर डेफिनेटली हम लोग इस आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक बार पॉज करिए, फटाफट से आंसर सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दिया है एक टर्शरी कंपाउंड, या इसको नाम बोले तो टर्शरी ब्यूटाइल। अब जब हमारे पास में एक टर्शरी हाइड्रोजन अवेलेबल है और इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ में कराते हैं, ध्यान रखिएगा NCERT की रिएक्शन है, NCERT में एज इट इज रिएक्शन लिखी हुई है, तो हमें इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। टर्शरी हाइड्रोजन KMnO4, याद करिए क्या करता है?
टर्शरी हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, OH के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, OH के अंदर। अब वापस से वही चीज कि इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करा दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4, और साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, हीट। अगर हीट गिवन है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये इवन मैकेनिज्म दिखा रहा है। अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, E1 एलिमिनेशन। इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछेगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आप बता पाएंगे क्या कि इसका मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म है। चलिए, होता क्या है, बहुत बार इसको डिस्कस किया है क्लास के अंदर, हम लोगों ने इसके बारे में खूब चर्चाएं करी है। तो सबसे पहले जैसे ही E1 मैकेनिज्म आता है, OH को हटा दीजिए और यहाँ पे बना दीजिए एक पॉजिटिव चार्ज। यस और नो। अब बात क्या आती है कि इसके बाद में हमें कराना है एलिमिनेशन। तो मैंने आपको इतनी बार ये वाली बात बोली है कि इसमें से ऐसा हाइड्रोजन चूज करिए जो कि जहाँ से H+ हटके अगर हम पाई बॉन्ड बनाए तो वो पाई बॉन्ड जो है वो स्टेबल बनना चाहिए। चलिए देख लीजिए। अब इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो ऊपर वाला, लेफ्ट वाला, नीचे वाला, तीनों ही पाई बॉन्ड एक तरीके के हैं। तो भले ही आप कहीं से भी हटाइए, बात क्या है, सेम ही रहने वाली है। यहां से आप क्या करेंगे, एक H को हटाएंगे, H हटेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव हटके यहाँ पे अटैक होगा और मेरे को क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड। तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रक्चर बनाता तो मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार आता, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। इसी को हमने थोड़ा दूसरे तरीके से बना के लिख दिया है। चलिए इसमें बात करते हैं। तो अल्कीन है हमारे पास में। अब अल्कीन से हमें क्या कराना है, HBr के साथ में पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करानी है। HBr पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन। तो अगर HBr और पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो इस मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, फरार। क्या नाम है इसका, फरार। और फरार में हम क्या बोलते हैं, पहले Br को अटैच कराएं या पहले H को अटैच कराएं। हमेशा ध्यान रखना है पहले Br को अटैच कराना है और Br वहां जाके अटैच होगा जिससे बनने वाला जो फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल बने। चलिए तोड़ देते हैं। मैंने बोला इसको पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक यहाँ पर लगाया, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बनाया। देख के ही पता लगता है कि कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, बीच वाले पे। और अगर बीच वाले पे बनेगा तो हमें साइड वाले पर क्या जोड़ना पड़ेगा, Br। जैसे ही मैंने साइड वाले पर Br जोड़ा, बाजू वाले पे एक फ्री रेडिकल बन गया। अब इस फ्री रेडिकल पे जाके कौन जुड़ेगा, H जुड़ेगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। तो क्या आप लोग इसके बारे में सीख पाए? मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करी। पहले मैंने अल्केन का ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन कराने के बाद में मैंने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया, अल्कोहल में कन्वर्ट करके मैंने इसका एलिमिनेशन कराया E1 मैकेनिज्म के थ्रू, जिससे मैंने अल्कीन बनाया और अल्कीन के ऊपर मैंने FRAR करा दी। 3 मैकेनिज्म हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है इनमें से प्रोडक्ट बता देगा, या तो वो आपको यहाँ पे रोक देगा, यहाँ तक ले जा सकता है, यहाँ तक भी ले जा सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि पहले में मैकेनिज्म क्या है, ऑक्सीडेशन, दूसरे में क्या है E1, तीसरे में क्या है फरार, मतलब FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने लिखा हुआ है। चारों एग्जाम्पल जो हैं एज इट इज NCERT से लिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इनमें से एक रिएक्शन पहले भी एग्जाम में आ चुकी है, आप खुद सोच सकते हैं कि वो रिएक्शन कौन सी है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, करेक्ट प्रोडक्ट मैच इज। अब पहली बात तो ये कि आपको इनमें से प्रोडक्ट भी तो पता होने चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं क्या क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद हम वापस से ऑप्शंस पे आएंगे। चलिए अगर हम लोग CH4 की रिएक्शन या फिर मीथेन की रिएक्शन O2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिलेगा मिथेनॉल। क्या मिलेगा, मिथेनॉल। ये सारी रिएक्शन जो यहाँ लिखी हुई है, ये सारी रिएक्शन करेक्ट मैकेनिज्म से लिखी हुई है। CH4 की रिएक्शन अगर आप O2 के साथ में करते हो इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड, तो हमें मिलेगा मिथेनल। क्या बनेगा, मिथेनल। और अगर हम लोग इथेन की रिएक्शन O2 के साथ में कराते हैं मैग्नीज एसीटेट के साथ में, तो मैग्नीज एसीटेट के साथ में रिएक्शन कराने पर हमें मिलेगा एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं।
फोर्थ ऑप्शन में हमें जो देखने को मिल रहा है आइसोब्यूटेन गिवन है। आइसोब्यूटेन का वापस से KMnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन कराना है, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख कर आए हैं। और यहाँ पर हमें वापस से मिलेगा टर्शरी एल्कोहल। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या आंसर इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट है कि इनका मैच सही होना चाहिए। पहली बात देखते हैं, पी क्या दिया गया है? मिथेनॉल। अगर मैं बात करूं ऑप्शंस में, क्या पी मिथेनॉल है? नहीं, ये आंसर ऑप्शन नहीं है। अगला देखते हैं, क्यू में हमें मिला है मिथेनल। क्या हमें क्यू में मिथेनल मिल रहा है क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, दोनों को अपोजिट कर दिया गया है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। आर जो है वो क्या हमारा एसिटिक एसिड है? बिल्कुल, आर हमारा क्या दिख रहा है? एसिडिक एसिड। क्या मुझे सही आंसर मिला क्या? और क्या फोर्थ में हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल रहा है? क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा? ये हमने आंसर देखा एस। क्या ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है क्या? नहीं, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? आंसर नंबर 3। चलिए, तो इसी तरीके से हमें और क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। जल्दी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से मैंने यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मैंने बोला है कि आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिस्ट 1 में कंपाउंड्स गिवन है, लिस्ट 2 में बॉइलिंग पॉइंट्स गिवन है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट वर्क करता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर मैं बोलता हूं कि ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही दो फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा हल्का कौन है। सबसे ज्यादा हल्का कौन है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा हल्का उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम। तो देखते हैं, पेंटेन, 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 ब्यूटेन। क्या ब्यूटेन में 4 कार्बन है? पेंटेन में 5 कार्बन है। 4 कार्बन होने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कम। और अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसका जो ऑप्शन मैच कराना होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? सबसे ज्यादा कम। तो डी वाले का आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फर्स्ट? क्योंकि उधर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम लिखा हुआ है। इसके बाद ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन, ये भी पेंटेन। मॉलिक्यूलर मास अगर सेम होगा तो हम किस पे जाके आंसर निकालेंगे? ब्रांचिंग पे। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। एन पेंटेन स्ट्रेट चेन, आइसोपेंटेन सम ब्रांचिंग, नियोपेंटेन मोर ब्रांचिंग, मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए? एक आंसर आना चाहिए 3। एक आंसर क्या आना चाहिए? 3। तो हमने बोला एक आंसर हमारे पास आ गया 3। अगर मैं बात करूं इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो सेकंड वाले का होगा। तो बी का आंसर क्या हो गया? सेकंड। और सी का आंसर क्या हो गया हमारा? फोर्थ। कौन सा आंसर मैच कर रहा है यहां पर? ए में 3 बिल्कुल सही है, बी में 2 बिल्कुल सही है, सी में 4 बिल्कुल सही है और डी में 1 बिल्कुल सही है। क्या यहाँ पे हम लोग इसको मैच करा पाए क्या? अगर हम मैच करा पाए तो इसका आंसर कौन सा बैठना चाहिए? फर्स्ट वाला आंसर बैठना चाहिए। आंसर नंबर क्या आ रहा है? फर्स्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, अरे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 Cl दिए गए हैं, दोनों Cl के साथ में हमें दिया गया है जिंक और हीट। क्या करोगे? यहाँ से दोनों Cl को निकाल दीजिए और दोनों Cl निकालने के बाद में यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो एक पाई बॉन्ड मिलेगा और साथ में दिया है HBr और पेरोक्साइड। HBr और पेरोक्साइड कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? हमें पता है ये फॉलो करता है किसको? फरार को। कौन से को? फरार को। तो हम अगर यहाँ पे इसके सोल्यूशन को देखें तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जिंक और हीट जो है वो ये Cl2 को लेके यहाँ से निकल जाएगा, जिससे हमें एक डबल बॉन्ड मिलेगा। और ये डबल बॉन्ड के ऊपर अगर हम HBr के साथ पेरोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो ये फरार के मैकेनिज्म के हिसाब से हमें देगा ये स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? तोड़ दीजिए बॉन्ड को, दोनों फ्री रेडिकल जोड़ दीजिए। लेस वाले स्टेबल फ्री रेडिकल पर पहले तो जोड़ दीजिए Br और जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है वहाँ पर जोड़ दीजिए H। तो हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार का मिल रहा है। तो हमारा इसमें आंसर क्या जाना चाहिए था? आंसर नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, देखते ही आंसर आ जाएगा। विद इन 30 सेकेंड्स हमें आंसर निकालना है।
एसिटिलीन की रिएक्शन रेड हॉट फेरस ट्यूब के साथ में करी एट 873 केल्विन। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा याद है क्या बनता है, बेंजीन। क्या बनता है यहाँ पे हमें, बेंजीन। और कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर हमें गिवन है तो ये दोनों हमें क्या देते हैं, NO2+। क्या देते हैं हमें, NO2+। याद करिए, बेंजीन दिख गया, NO2+ दिख गया, दोनों को क्या करना है, चिपकाना है। हाइड्रोजन हटाओ, NO2+ को जोड़ दीजिए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था, मैंने बोला ये H हटा और यहाँ पर लग गया NO2। आंसर देख सकते हैं क्या, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, फोर्थ वाला, नाइट्रोबेंजीन। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे कुछ खास बात के बारे में बात करूं तो एक चीज आपसे पूछता है कि नाइट्रेशन के अंदर HNO3 किसकी तरह बिहेव करता है। तो याद रखना हमेशा कि अगर HNO3 के बारे में पूछा है तो ये एज अ बेस काम करेगा, और अगर H2SO4 के बारे में बात करते हैं तो ये एज अ एसिड काम करेगा। तो यहाँ पर दो ही बातें ध्यान रखने की है। पहली बात तो ये रिएक्शन क्या होगी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, HNO3 किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ बेस काम करेगा, और H2SO4 किसकी तरह काम करेगा, एज अ एसिड काम करेगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है क्या। तो इसमें आंसर क्या जाएगा हमारा, आंसर नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन। मुझे उम्मीद है कि आप सभी यहाँ पर बहुत ही सही तरीके से आंसर्स निकाल रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्व्स, बोलिए, इवन एलिमिनेशन। क्या ये सही बात है क्या। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था जिसमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन कराई थी। कौन सा मैकेनिज्म था, याद करिए, E1 मैकेनिज्म। तो क्या ये भी इवन एलिमिनेशन ही है क्या, बिल्कुल। अगला देखते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, कौन सी रिएक्शंस में होता है, जिन रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट बनता है। और क्या अभी जो अपन ने रिएक्शन देखी थी उसमें OH को हटाया था क्या, OH को हटा के हमने क्या बनाया था, कार्बोकेटाइन। और जिन जिन रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट बनता है वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो ये सही है क्या स्टेटमेंट, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। अब बात पूछ रहा है जनरली सेडजेफ प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट या फिर हॉफमैन बनेगा। तो जनरली तो हम कौन सा बनाते हैं, सेडजेफ। और सेडजेफ का मतलब होता क्या है, मोर स्टेबल। क्या होता है सेडजेफ का मतलब, मोर स्टेबल। तो क्या ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम एसिडिक डिहाइड्रेशन की बात करें तो ये इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सेकेंड पॉइंट, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवा सकता है इफ पॉसिबल। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही होगी तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और तीसरा, ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि सेडजेफ प्रोडक्ट बने, क्योंकि सेडजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्या बात क्लियर है क्या। चलिए, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, फोर्थ, सही है। आगे बढ़े, तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए, लेट्स डू दिस। चलिए, तो अब लोग नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कीन्स टुवर्ड्स EAR। यहां पर दो तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। पहला तरीका ये कि आप लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लीजिए, जो एक ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन मैं इसको बात करता हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी से। किससे बात करता हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। और अगर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होगी तो हम क्या बोलेंगे, इसमें रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी। अब किसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा, जिसको ज्यादा मिलेंगे या जिसको कम मिलेंगे, ऑब्वियस ही बात है जिसको ज्यादा मिलेंगे। तो देख के बताते हैं, ये अल्कीन सब में कॉमन है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके आजू बाजू क्या लग रहे हैं, ये है CH3, CH3 के कितने अल्फा H, अल्फा H 3। pH, बहुत बार चिल्ला चिल्ला के क्लास के अंदर ये बोला है कि pH का EAR में +M देखना है। क्या देखना है, +M। तो हमने बोला कि यहाँ पे pH कैसा इफेक्ट लगा रहा है, +M। यहाँ पर एक +M या दो +M,
एक प्लस एम ये हो गया, एक प्लस एम ये हो गया, दो दो प्लस एम, और यहाँ पे तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्वियसली आप देख के ही बता सकते हैं कि सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बोलिए, क्या थर्ड वाला आ रहा है क्या? क्योंकि दो दो प्लस एम है, फिर एक प्लस एम सेकेंड वाला, फिर उसके बाद अल्फा एच जिसमें ज़्यादा है, और फिर लास्ट में फोर्थ वाला। कौन सा आंसर आ रहा है? थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट और फोर्थ। कौन सा आंसर बैठा? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2। तो हमने बोला कि अगर हम बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स EAR दो तरीके से देखी जा सकती है। या तो आप लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से देख लीजिए, या फिर मेरा वाला सिंपल तरीका जो कि है न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये दोनों तरीके आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। चलिए, क्या आप इसका आंसर निकाल पाए? बहुत ही बेहतरीन, आंसर नंबर आएगा 2। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन इसके अंदर एक गलती जो बच्चे कर जाते हैं वो नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई अल्कीन गिवन है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ में पूछी है, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा? एक बार पॉज करिए और एक बार आंसर निकालने की कोशिश करिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी ने ये काम कर लिया होगा। सबसे पहले तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि इधर EAR के अंदर बॉन्ड कैसे टूटेगा और किस डायरेक्शन में जाएगा। तो मुझे पता है ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप प्लस H लगा सकता है, क्योंकि इसके पास क्या अवेलेबल है? अल्फा H। अगर ये H लगा रहा है तो बॉन्ड टूटेगा इस साइड पर, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे आया नेगेटिव, यहाँ पे आया पॉजिटिव। ये नेगेटिव अटैक करेगा H के ऊपर, Br को लात मार के भगा देगा। अब यहाँ पे बन गया हमारे पास क्या? कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन अब रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां से अगर ये इधर आता है तो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा, और अगर ये 3 डिग्री बन गया है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने बोला कि यहां से यहां पे हम लोग 1 से 2 पर क्या शिफ्ट कर देंगे? H- का शिफ्ट। जैसे ही H- का शिफ्ट किया, कैटायन बन गया हमारा इधर की तरफ। ये स्टेबल है या अभी और शिफ्टिंग पॉसिबल है? नहीं, अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। तो बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे बॉन्ड को तोड़ते हैं, नेगेटिव पर H जोड़ते हैं, पॉजिटिव पर Br जोड़ते हैं। और अगर आपने ये भी काम कर दिया होता तो आपका आंसर क्या होता? गलत। तो आपको क्या करना है? कार्बोकैटायन बनाना है। अगर वो रीअरेंज हो सकता है तो पहले उसको रीअरेंज करेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद में हम लोग क्या जोड़ देंगे? Br। तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिला वो कुछ इस प्रकार का था। क्या आप लोगों ने भी यही प्रोडक्ट बनाया था? और इसी हिसाब से जो हमारा आंसर आना चाहिए था वो आंसर क्या आएगा? 1। कौन सा आंसर आएगा हमारा? आंसर नंबर 1। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन विल प्रोड्यूस ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करना क्या है? बहुत बार क्लास में चिल्ला चिल्ला के ये वाली बात बोली है कि अगर कभी ओजोनोलाइसिस का सवाल आ जाए तो पहला काम जो आपको करना है कि 2 बॉन्ड को तोड़ दीजिए, दोनों तरफ एक एक डबल बॉन्ड O को जोड़ दीजिए। और अगर ये रिडक्टिव की बात कर रहा है, इसका मतलब तो बहुत सिंपल है कि हमें इससे आगे बढ़ना ही नहीं है। चलिए, अब आपको सिर्फ बॉन्ड को तोड़ना है और आंसर निकालना है। क्या क्या बनाना है वो सोच लेते हैं पहले। एक चाहिए हमें एसिटाल्डिहाइड और एक चाहिए हमें फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के में कितने कार्बन? 2 कार्बन। फॉर्म में कितने कार्बन? 1 कार्बन। तोड़िए, इसको तोड़ा, O जोड़ा, 2 2। आंसर नहीं हो सकता। इधर बात करते हैं, तोड़ा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 और 1। आंसर नहीं, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन क्या चाहिए? 2 का और 1 का। तोड़िए इसको, थर्ड वाले को तोड़ेंगे, इधर O इधर O। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ओजोनोलाइसिस कराता हूँ तो एक तरफ आएगा 2 कार्बन का, एक तरफ आएगा 1 कार्बन का। क्या बारी बात समझ में आई क्या? और ये तो वैसे ही नहीं दिख रहा, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो ये एक, यहाँ पर भी इसको भी तोड़ना पड़ेगा। ये बन चुका है। अब ये इसमें बन चुका है 1 2 2, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए? 1 और 2। तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मैंने प्रोपीन के साथ में ओजोनोलाइसिस कराया है तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ये टूटेगा, यहाँ पर O यहाँ पर O। तो एक बन गया एसिटाल्डिहाइड और एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। आंसर क्या गया?
सोच के बताइएगा आंसर क्या गया, आंसर नंबर 3। क्या बहुत आसान सा सवाल था क्या, करना कुछ था ही नहीं। जैसे ही रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोलता है या फिर सिर्फ ओजोनोलाइसिस भी बोलता है तो भी आपको आंसर किसके रेस्पेक्ट में देना है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के रेस्पेक्ट में देना है। क्या कर पाएंगे इस तरीके के सवाल? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनल प्रोडक्ट्स। वापस से सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, यहां पे हमें ये पहला आंसर निकालना है, ये दूसरा आंसर निकालना है और दोनों के बीच में हमें रिलेशनशिप बताना है। चलिए अगर हम बात करें यहां पर तो प्रोपाइन हमारे पास में है, टर्मिनल हाइड्रोजन हमारे पास में गिवन है, NaNH2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, सोच के बताइएगा एक बार। चलिए मुझे उम्मीद है आपने यहां पर C-H+ में इसको तोड़ दिया होगा और जैसे ही तोड़ा होगा तो क्या आपके पास में यहां पर Na इसके साथ जुड़ जाएगा और NH2- जो है क्या वो H+ को लेके निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बन चुका है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये C- है और यहां पर इसको नजर आएगा Δ+ और Δ-। ये अटैक करेगा ना Δ- पर, करेगा ना ये Δ- पर अटैक? नहीं, हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पर अटैक करता है। तो जैसे ही अटैक किया आई को लात मार के बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकाला क्या हमारे पास में एक ऐसा कंपाउंड आ गया क्या, ब्यूट-2-आइन। क्या आ गया, ब्यूट-2-आइन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने दो अलग अलग रिएजेंट्स डाले। एक डाला H2PD-BaSO4। क्या डाला, H2PD-BaSO4। क्या करता है सोचिए, ये करेगा क्या, अल्काइन को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, सिस अल्कीन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, सिस अल्कीन के अंदर। लेकिन सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या काम करेगा, ट्रांस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट करेगा। किसके अंदर, ट्रांस अल्कीन। जब कंपाउंड है हमारे पास 4 कार्बन का और अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करना है तो ये बना सिस और ये बना ट्रांस। अगर मैं बोलूं तो ये है फर्स्ट कंपाउंड और ये है सेकंड कंपाउंड। एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग ओरिएंटेशन है, एक है सिस एक है ट्रांस। तो ये क्या होना चाहिए, These are geometrical isomer. These are geometrical isomer. तो अगर हम लोग बात करें क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं। क्या ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, नहीं। क्या ये पोजिशनल आइसोमर है, नहीं। लेकिन ये क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या बात क्लियर हो रही है क्या? चलिए तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या जाना चाहिए था, आंसर नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है मोस्ट रिएक्टिव बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बेंजीन से रिलेटेड सवाल या फिर ESR से रिलेटेड सवाल बहुत बार पूछता है। क्या ध्यान रखना है, आबाद बर्बाद। क्या बोलोगे, आबाद बर्बाद। अगर कोई रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसकी आबादी बढ़ती है, किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचता है बेंजीन से तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, बर्बाद। ये तो पता है ना कि कौन सा ग्रुप क्या इफेक्ट लगाता है, अभी अभी GOC पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो NO2 कैसा इफेक्ट, -M। NO2 कैसा इफेक्ट, -M। OCH3 कैसा इफेक्ट, +M। OCH3 कैसा इफेक्ट, +M। अगर मैं NO2 की बात करूं वापस से, -M OCH3 +M। CH3 का इफेक्ट बोलो, क्या +H बोल सकता हूं क्या, और OCH3 फिर से क्या हो गया, +M। देखकर ही समझ में आ रहा है, दो -M आबाद करेंगे कि बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। आंसर पॉसिबल नहीं है। दो +M इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब आबाद की बर्बाद, आबाद हो जाएगा। इधर बात करते हैं, एक तो घटा रहा है एक बढ़ा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 2 के कंपेयर में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। अब 2 और 4 में लफड़ा आ गया, 2 +M 1 +M 1 +H, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, +M वाला या +H वाला? ऑब्वियसली आप सभी को पता है ये वाली बात, क्या देगा, +M। तो क्या हमारा आंसर सेकंड होना चाहिए क्या? ESR में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के ऊपर होगी, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बताइए किसने आबाद किया किसने बर्बाद किया, NO2 ने,
बर्बाद, OCH3 ने आबाद, CH3 ने भी आबाद। तो सबसे ज़्यादा आबाद कौन हुआ? सेकंड वाला, जिसके ऊपर आबाद होने का तात्पर्य क्या था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गई तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे कि इसकी रिएक्शन करने की रेट ESR के टुवर्ड्स ज़्यादा होगी। क्या उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो इसी हिसाब से आपका आंसर क्या जाना चाहिए था? आंसर नंबर 2। और इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम लोग इसका समरी देखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगी? जब +m + h + i लगेंगे, और जैसे ही -m -h -i लगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और घट गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट गई। आंसर आ गया क्या अपना क्वेश्चन नंबर 2? आंसर नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सब कुछ NCERT से उठाया गया है। NCERT को कवर करते हुए पूरी बातें यहाँ पर ली गई है। एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले भी आ चुका है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन टू गैसियस हाइड्रोकार्बन क्या काम में आता है? बोलिए, लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? तात्पर्य समझे? बड़े हाइड्रोकार्बन्स को छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है। याद होगा, पायरोलाइसिस। क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा मैच द कॉलम है। क्या है? मैच द कॉलम। पहला कॉलम आप मैच कर चुके हो, ये बात ध्यान रखिएगा, देखते ही याद आ जाना चाहिए। लिक्विड हाइड्रोकार्बन टू गैसियस, पायरोलाइसिस, बिना सोचे समझे। तो पहले का आंसर क्या गया? डी। N-हेक्सेन, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनिया, टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है। कुछ तो याद आ रहा है। इधर भी देख सकते हो, ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है? एरोमेटाइजेशन। 6 कार्बन का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं, या फिर N-हेक्सेन की हम रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में एल्यूमिनिया लेके, तो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या? बेंजीन। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? बेंजीन। और बेंजीन का मतलब क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना। इसका मतलब आंसर क्या जा रहा है? ए। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा आ गया ए। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। अगर टर्मिनल हाइड्रोजन है या फिर टर्मिनल अल्काइन है, इसकी रिएक्शन AgNO3 + NH4OH। चिल्ला चिल्ला के क्लास में बहुत बार याद किया है। कौन सा है ये रिएक्शन? टॉलेंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये? टॉलेंस रिएजेंट। क्या होने वाला है? H हटेगा, Ag लग जाएगा। H हटेगा, Ag लग जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्ट्रक्चर क्या आ गया? CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे Ag पे प्लस। और आपको पता है ये क्या है? व्हाइट PPT। क्या आता है? व्हाइट PPT। कौन सा रिएजेंट हो गया? टॉलेंस टेस्ट। तो इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड का बी। फोर्थ वाले में बात करिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर गिवन है और लास्ट ऑप्शन देखें तो ओजोनोलाइसिस ही है। अगर हम लोग थोड़ा सोच के भी आंसर देते तो इसको हम बहुत आसानी से सी के साथ मैच कर सकते थे, बट हमें फिर भी मैकेनिज्म के थ्रू सोचना चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसको तोड़ दिया, क्योंकि इससे इसको बनाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि इधर भी ऑक्सीजन जुड़ जाए, इधर भी ऑक्सीजन जुड़ जाए। और ये काम तभी हो सकता है जब हम लोग ओजोनोलाइसिस कर रहे हों। तो इसका आंसर क्या आ गया? फोर्थ का आंसर आ गया सी। मैच कराइए एक बार ज़रा आप लोग। ए का डी, 1 का सी, 1 का डी, 1 का डी, 1 का सी। तो मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो हमारे काम का नहीं रहा। अब देखते हैं, पहले का डी, सेकंड का क्या बोल रहा है? ए, सेकंड का बी, सेकंड का ए। तो हमारा आंसर कौन सा सही बैठ गया? सेकंड वाला। थर्ड का क्या है? बी, थर्ड का भी बी। फोर्थ का ऑप्शन क्या है? सी, फोर्थ का भी सी। तो अगर आपसे कोई इस तरीके का सवाल पूछ ले तो क्या आपको ये सारी बातें क्लियर रहेगी? बिल्कुल रहनी चाहिए। तो चलिए, लिक्विड हाइड्रोकार्बन को गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, फटाफट से आंसर बोलते जाइए। पायरोलाइसिस। अगर N-हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है, क्या बोलोगे? एरोमेटाइजेशन। अगर हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन हमारे पास में है या टर्मिनल अल्काइन हमारे पास में है और टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करी, व्हाइट PPT। कौन सा टेस्ट? टॉलेंस टेस्ट। अगर अल्कीन से हमें एल्डिहाइड या कीटोन तक जाना हो तो एक तरीका है, क्या यूज किया जा सकता है? ओजोनोलाइसिस। क्या आंसर क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सेकंड
और अगर हम बात करें तो आंसर क्या गिवन है, सेकेंड। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सवालों पे फोकस कर रहे होंगे। एक एक सवाल हर बच्चे का अभी तक क्लियर रहा होगा। इसी सीरीज में बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बेंजीन है, अल्काइल हैलाइड है और साथ में AlCl3 है। बहुत बार आप लोगों ने इसको क्लास के अंदर सॉल्व किया होगा। हर एक टीचर ने आपको बोला होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कर लीजिएगा, बार बार इसके क्वेश्चंस कराए होंगे। हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या बोलना चाह रहा है कि बेंजीन की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ में करी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या होगा? बोलिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं इसके सोल्यूशन की तरफ, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन करना है। किसका जनरेशन करना है? इलेक्ट्रोफाइल का। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AlCl3 से करवाई। AlCl3 का काम जो है वो क्या है? Cl को खींच के बाहर निकाल लेना। ये Cl को खींच के बाहर निकालेगा तो ये Cl माइनस में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। क्या ये स्ट्रक्चर बना? क्या बार बार बात कर रहा हूं इस बारे में, भूल मत जाना इस बात को कि अगर कभी भी कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट बनता है तो वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है। बात क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पर, लेकिन रीअरेंजमेंट के लिए तो आप लोगों ने हमेशा सिर्फ H को रीअरेंज कराया है, हाँ या ना? नहीं, H भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। रिएक्शन में याद रखना कि सबसे पहले शिफ्ट होने की टेंडेंसी होती है H माइनस की, उसके बाद होती है PH माइनस की और सबसे लास्ट में होती है R माइनस की। तो R माइनस शिफ्ट हो सकता है। तो हमने क्या किया? इसको उठाया और उठा के इस वाले कार्बन पे लिया है और लिखते क्या है? 1 से 2 CH3 माइनस का शिफ्ट। जैसे ही शिफ्टिंग कराई, क्या ये स्ट्रक्चर आया? क्या? अब आपको ये सोचना जरूरी है कि क्या ये कार्बोकेटायन स्टेबल है या और ज्यादा हो सकता है स्टेबल है। तो क्या अब मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल का नाम दे दूं? क्या अगर आप लोग इलेक्ट्रोफाइल ढूंढ चुके हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बेंजीन पे जाके चिपका दीजिए एज इट इज। इसको जाके बेंजीन पे चिपकाएंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा और ये स्ट्रक्चर आपको कहां पे मैच होता दिखाई दे रहा है? बोलिए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? ऑब्वियसली सेकंड में हमें ये दिखता नजर आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, पहली रिएक्शन जो हमने बोली वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन था और दूसरी बार हमने जो बात करी वो ESR करवा दिया है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए? आंसर नंबर 2। श्योर है? बड़े सीरीज के आखिरी क्वेश्चन के लिए उम्मीद है सब लोगों ने सारे आंसर करेक्ट निकाले होंगे। चलिए, तो बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ। दिया गया है हमें RBr और साथ में दिया है अल्कोहलिक KOH। बहुत बार आप लोगों ने क्लास के अंदर इस रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया होगा क्योंकि ये रिएक्शन अल्कीन बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मेथड है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जब भी अल्कोहलिक KOH और हीट गिवन हो और RBr गिवन हो तो क्या करना है? जिस कार्बन पे Br जुड़ा है उसे बोल दीजिए अल्फा, बाजू वाले कार्बन को बोल दीजिए बीटा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई रीअरेंजमेंट का लफड़ा ही नहीं है। करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम है। जिस कार्बन पे Br जुड़ा है उसे अल्फा बोला, बाजू वाले को बीटा बोला। अल्फा से X हटा दीजिए, बीटा से H हटा दीजिए और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। बहुत आसान सा सवाल है। अगर मैं यहां पे बोलूं तो A मेरा क्या बन चुका है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बात क्लियर हुई? क्या अब यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना, दिया गया है BD3 THF H2O2 OH माइनस और आपको बहुत अच्छे से याद होगा ये रिएजेंट किसका है? ये रिएजेंट है कौन सी रिएक्शन का? HBO। कौन सी रिएक्शन है ये? HBO। लेकिन ये थोड़ा अलग है, याद है क्या? हम लोग हमेशा बात करते हैं यहां पर BH3THF के बारे में, लेकिन यहां पे क्या दिया है? BD3THF। और आप सभी को इसकी ट्रिक बहुत अच्छे से आती होगी। इसकी ट्रिक में हम लोगों ने क्या कर रखा था कि जहां से ये BD3 है ये हमें देता है H+ और H2O2 जो है वो हमें देता है OH माइनस। अब यहां पर अगर हमें BH3 से H+ आना था तो BD3 से क्या आएगा? यहां पे ध्यान से याद रखेंगे तो BD3 से हमें क्या मिलेगा? यहां पर D+। क्या मिलना चाहिए हमें यहां पर? D+ और D+ और OH माइनस को मार्कोनिकॉफ तरीके से जोड़ोगे या एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से?
याद है HBO में हम जोड़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से। करना क्या है, बॉन्ड को तोड़ दीजिए, बॉन्ड को तोड़ेंगे, इधर की तरफ जोड़ेंगे OH, इधर की तरफ जोड़ेंगे D। क्या बात क्लियर हुई क्या? क्योंकि हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। कौन सा फॉलो कर रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। चलिए एक बार इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं और फिर इसके आंसर की तरफ दोबारा बढ़ेंगे। चलिए, तो अगर मेरे पास में ये गिवन था तो इसमें मैंने अपन ने क्या किया, इसको माना अल्फा, इसको माना बीटा। अल्कोहलिक KOH गिवन था, मैकेनिज्म का नाम याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। कौन सा मैकेनिज्म है, E2 मैकेनिज्म। और इसके अंदर हमने क्या किया, अल्फा से X हटाया, बीटा से H हटाया और हमें क्या मिल चुका है, एक डबल बॉन्ड। अब वापस दिया गया है BD3THF H2O2 OH-। ट्रिक आप सबने याद कर ही ली है कि BD3 से क्या आएगा, H+ आएगा, H2O2 OH- से क्या आएगा, OH- आएगा। और इन दोनों को हमें किस तरीके से जोड़ना है, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? याद है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, D इधर जोड़ दिया और OH इधर जोड़ दिया। इसी हिसाब से अगर अपन आंसर की बात करें तो आंसर क्या जाना चाहिए, आंसर जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। क्या बात क्लियर है? और यहां पर भी दिया गया है आंसर नंबर 3। तो बच्चों यहां पे हम लोग खत्म करते हैं हमारा टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा और जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे उनको जाकर आप एक बार फिर से रिवाइज जरूर करेंगे। तो एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।